चलिए, मीटिंग लाइव हो गई है तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। लास्ट क्लास में हमने रूट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। जस्ट हमने रूट्स पढ़ा था कि वो एक्सपोनेंट्स का ऑपोजिट होता है। जैसे एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करता है या रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन शो करता है अपनी बेस की, इस तरह रूट जो है उसके रिवर्स में मल्टीप्लिकेशन के ऑपोजिट चलता है। अब उसमें सबसे बेसिक रूट जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है, जिसके बारे में हम नॉर्मली मैथ्स में पढ़ते आए हैं शुरू से ही। और इसे हम सबको पता है कि 1/2 भी हम लिखते हैं। 1/2 कैसे आता है उसके लिए ये इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि अगर आप इस इक्वेशन को कंसीडर करें, 9 की रेज टू पावर एक्स की होल पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो आपको पता है जब ये दोनों इक्वेशंस या दोनों एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, 1 to 1 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसे कहते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर दो एक्सप्रेशंस आपस में इक्वेट कर रही हैं, मतलब उनकी जो बेस है वो इक्वल है, तो आप उनकी जो भी पावर होगी, पावर में कुछ भी हो, उसको भी आप इक्वल लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें कि 9 की पावर एक्स के होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 9। यहाँ पे अब बेसेस सेम नहीं है। अगर आप इसकी बेस लेफ्ट साइड वाली बेस देखें तो ये 9 की पावर एक्स है और यहाँ पे 9 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर को अगर कंसीडर करें तो इसकी बेस 9 की पावर एक्स बनती है और यहाँ पे सिंपल 9 है, तो यहाँ बेसिस सेम नहीं है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे जब हमने एक्सपोनेंट को सिंगल किया, जो एक्सपोनेंट हो तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनको। तो 9 रेज टू पावर 2 एक्स आया और यहाँ पे 9 की पावर 1 आ गया, तो यहाँ पे आप बेसिस आप देखें तो बिल्कुल सेम है। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी है 1 to 1 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कि जब आपकी दो बेसिस सेम हो और वो आपस में इक्वल साइन से इक्वल हो रही हो, तो आप उनकी पावर को भी इक्वल कर सकते हैं। तो हम ये 2x = 9 की रेज टू पावर जो 1 है उसके इक्वल लिख सकते हैं, जो कि एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 2x = 1। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि 1/2 आती है, और फिर इसको हम दोबारा अपनी जो शुरू वाली इक्वेशन है इसमें पुट करते हैं, तो हमें ये इक्वेशन की जो कंडीशन है इक्वल्स टू वाली ये फुलफिल करती है। अगर आप यहाँ 1/2 पुट करें और दोनों एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 9 की पावर 1 ही आ जाती है। तो इस तरह ये इक्वेशन फुलफिल करती है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप अगर 9 रेज टू पावर 1/2 लिखते हैं और उसकी जगह आप रूट अगर कंसीडर करें कि हम अगर इधर रूट यूज करें, तो आपको पता है किसी भी चीज़ का रूट हो और उसकी होल अगर स्क्वायर हो तो वो आपस में रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। अगर आप 2 टाइम्स इस रूट को लिखेंगे जो हम पहले पढ़ के आए हैं स्क्वायर में, तो उसका मतलब भी यही है कि उसकी अगर पावर 1/2 है तब भी आंसर वही आ रहा है, और अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से करें तब भी आंसर वही आता है। तो इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि अगर आप रूट को 1/2 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, वैसे तो हमें पता था जनरली कि हम जो सिंपल रूट होता है उसकी जगह पावर 1/2 भी ले सकते हैं। अ स्क्वायर रूट इज इक्वलेंट टू एन एक्सपोनेंट ऑफ 1/2। अब ये दूसरी एग्जांपल है। इस इसको देख लें आपके 7 रेज टू पावर 22 है। इसमें एक चीज़ और इन्होंने आगे जाके बताई हुई है कि अगर तो इवन पावर होगी तो इवन पावर बता रही होती है कि ये किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि इवन है तो वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और जिस भी नंबर से वो फिर डिवाइड हो रहा होगा 2 के मल्टीपल में, वो उसका स्क्वायर कहलाता है, उसका परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है ये। जैसे ये 7 पावर 22 है, अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहें तो आप जैसे हमने एक्सपोनेंट का एडिशन वाला रूल पढ़ा था कि दो बेसिस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो उनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो आप इसको 7 रेज टू पावर 11 इंटू 7 रेज टू पावर 11 भी लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है जो ये इन्होंने इधर लिया हुआ है। तो इससे भी आंसर वही आता है आपका
कि जब दो बेसिस सेम पावर की हों और उनका रूट हो तो वो एक रह जाती है सिंपली। और दूसरा तरीका उन्होंने रूट की जगह 1/2 अगर आप पुट करें, तो आप इसका भी कर सकते हैं कि दोनों एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, और फिर ये 2 से ये 22 कैंसिल आउट होके 7 की पावर 11 रह जाता है। ठीक है, तो इससे भी ये चीज़ वही प्रूव कर रहे हैं कि 1/2 भी अगर आप लिखते हैं रूट की जगह तो आंसर वही आता है, और ये मतलब वैल्यू उसकी बनती है रूट की। इसी चीज़ को भी ये टेबल में इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ लास्ट में, कि आप रूट की जगह 1/2 भी लिख सकते हैं, और अगर आप उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेना चाहें तो उस तरह भी प्रोडक्ट में लिख के आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। चेक योर स्किल्स में ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसे हम नहीं करते अभी। आगे चलते हैं क्यूब रूट पे। जैसे स्क्वायर रूट में था 1/2, इस तरह क्यूब रूट में अब 3 वाला रूट आएगा। और स्क्वायर रूट में हम कोशिश करते थे कि जो भी इनर वैल्यू है उसको हम स्क्वायर की शक्ल में ला के हम सॉल्व आउट करें। इस तरह क्यूब रूट में हम उसको 3 रेज टू पावर में ला के सॉल्व आउट करेंगे, ताकि उसका क्यूब रूट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाए। अब स्क्वायर रूट को 1/2 हमने जैसे प्रूव किया, इस तरह क्यूब रूट को 1/3 कहते हैं, और फोर्थ रूट को 1/4, और सो ऑन, इसी तरह ये चलता है। तो क्यूब रूट को देख लें। एग्जाम्पल दी हुई है कि 4 का अगर हम क्यूब लें तो वो 64 आता है, और 64 का अगर हम क्यूब रूट लें, वही 4 अगर 3 इसको हम लिखें तो 1/3 जो क्यूब रूट की पावर है वो इससे मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगी, और जस्ट 4 हमारे पास रह जाएगा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो वो बीच में बेशक रोक के पूछ ले मेरे से। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है जो मल्टीप्लाई करके हमने सिर्फ पावर्स को, या जो हम स्क्वायर या क्यूब रूट लेते हैं उनको बस आपस में उस मल्टीपल में लाना होता है और कैंसिल आउट करना होता है। क्यूब रूट में हम उसका क्यूब में लाएंगे किसी भी चीज़ को अंदर, और स्क्वायर में हम जो अंदर वैल्यू होगी, अगर हमारे पास सिंपल रूट है तो हम उसकी इनर वैल्यू को स्क्वायर वाली फॉर्म में ला के सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए ये मेथड है। हम शुरू से अब तक यही चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि हम जितनी भी इक्वेशंस हैं या एक्सप्रेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं, किस किस मेथड से कर सकते हैं। और क्योंकि जीआरई में जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसके लिए जो भी सिनेरियो या आंसर्स की फॉर्म्स दी होंगी, हम कोशिश करेंगे कि उस फॉर्म के मुताबिक हम उसको सिंप्लीफाई करें। हमने जस्ट उसका आंसर नहीं निकालना तमाम कैलकुलेशंस करके, बल्कि हमने उसको सिर्फ कन्वर्ट करना होगा कुछ इन कॉन्सेप्ट्स को लेके, कि वो आंसर्स के फॉर्म में आ जाएं, ताकि हम उसमें से कोई भी करेक्ट आंसर पिक कर सकें। अब एक चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी, ये चीज़ इधर भी बता रहे हैं कि अगर आपका जो रूट है वो अगर आप 0 to 1 के दरमियान किसी भी वैल्यू का लेंगे तो वो आंसर उसका जो है ना हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से बड़ा आएगा। और अगर 1 से बड़ी वैल्यू का आप रूट लेंगे, वो चाहे सिंपल स्क्वायर रूट लें क्यूब रूट लें, तो उसका आंसर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से छोटा आएगा। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ 17, अगर 17 का आप क्यूब रूट लेते हैं तो वो 17 से छोटा आएगा, क्योंकि ये 1 से बड़ी वैल्यू है। अगर 1 से छोटी वैल्यू ले लें, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो लेकिन 1 से छोटी हो, पॉइंट में होगी, तो इसका जब भी आप कोई भी रूट लेंगे तो वो उसके ओरिजिनल जो वैल्यू है उससे आंसर उसका बड़ा आएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ हमने लास्ट क्लास की लास्ट में पढ़ी थी, कि हम स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, हम जस्ट पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। क्योंकि उसमें 25 वाली एग्जांपल थी, कि अगर 25 को आप कंसीडर कर लें कि स्क्वायर में देखें तो +5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। लेकिन जब 25 का आप रूट लेने लगेंगे तो आप वापस जब सिंपल उसमें लेंगे स्क्वायर रूट खत्म करके, तो आप +5 ही कंसीडर करते हैं, जस्ट -5 कंसीडर नहीं करते। वो मैथमेटिशियन डाउट खत्म करने के लिए कि किसी भी सिंबल की एक 1 वैल्यू होनी चाहिए ताकि वो सॉल्व हो सके, तो स्क्वायर रूट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन अब क्यूब रूट में क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोनेंट है
वो ऑड में हो सकता है, 3 पावर होती है, क्यूब में 3 होता है, तो इसलिए फिर हम माइनस वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो माइनस कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा, क्योंकि पावर जब 3 होगी ऑड पावर होगी, अगर वो माइनस वैल्यू की ऑड पावर भी लेंगे तो वो माइनस ही रहती है। तो ये एग्जांपल दी हुई है कि अगर -64 है, और 64 को अगर हम क्यूब की फॉर्म में अगर स्प्लिट करना चाहें, तो ये 4 का मल्टीपल बनता है। 4 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो वो क्यूब आता है। अब इसके साथ माइनस है तो हम माइनस लगा सकते हैं, लेकिन अगर स्क्वायर होता तो फिर हम माइनस इस तरह नहीं, -64 नहीं ला सकते थे ना। अगर स्क्वायर होता तो -4 इंटू -4 वो +16 बनता है। लेकिन क्यूब की फॉर्म में उन्होंने बताया कि आप माइनस भी आंसर ले सकते हैं। तो जस्ट इसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए, और इसका आंसर आ गया जस्ट -4। इसी तरह ये बताया गया कि जैसे हम स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट को 1/3 लिखते हैं, फोर्थ रूट को 1/4 लिख सकते हैं, और इसी तरह ये सो ऑन चलती है। अब एक एग्जांपल है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट की, कि अगर आपके पास इस तरह पावर दी हो फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसे हम कोशिश करेंगे या स्क्वायर की फॉर्म में या क्यूब की फॉर्म में उसकी पावर को सिंप्लीफाई करें। जैसे अब हम इसको रीराइट कर सकते हैं कि 8 की पावर 2 × 1/3। जैसे दो एक्सपोनेंट्स हम यूज करते थे, हमने लिखा था ना कि एक 8 है, अगर फर्ज कर लें इसकी हम पावर स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ होल ब्रैकेट है, और इसकी पावर है 1/3। इसका के केसेस हम ऊपर देख चुके हैं कि अगर डबल एक्सपोनेंट हो सेम बेस का, तो हम उन एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका आंसर भी यही वाला आता है, ये जो दिया हुआ है, कि आप इन एक्सपोनेंट्स को अगर 2 और 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 रेज टू पावर 2/3 ही आता है। तो इस चीज़ को अगर सॉल्व करना हो तो हम इसको वापस स्प्लिट करके भी इस तरह लिख सकते हैं, जैसे ये भी मैंने लिखा है कि आप 8 का स्क्वायर भी ले सकते हैं पहले, और फिर उसका क्यूब रूट सॉल्व कर लें। या अगर आप 1/3 को अंदर रखना चाहें और 2 को होल पावर लेना चाहें, तब भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और हमें पता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी चीज़ को पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो इस केस में भी आप 8 का डायरेक्ट क्यूब रूट भी ले सकते हैं, या 8 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, और बाद में दूसरी वाली चीज़ लेंगे, तो आंसर आपके पास 4 ही आएगा। जैसे 8 का स्क्वायर अगर आप लें तो 64 आता है, 64 का अगर क्यूब रूट आप जिस तरह यहाँ पे लिया हुआ है 4 आ गया। अगर आप पहले क्यूब रूट लेना चाहें तो क्यूब रूट ले लें 8 का, वो हमारे पास आएगा 2, और 2 का स्क्वायर फिर लेंगे तो जस्ट 4 आ जाएगा, तब भी आंसर सेम आता है। यही चीज़ कॉन्सेप्ट में इन्होंने बताई हुई है कि रेज अ नंबर टू अ फ्रैक्शनल पावर, कि आपके पास अगर फ्रैक्शनल पावर दी हो तो उसे आप 2 एक्सपोनेंट्स में अप्लाई करें, 2 एक्सपोनेंट्स में स्प्लिट करें, और कोशिश करें कि किसी एक एक्सपोनेंट को आप रूट की फॉर्म में लें और दूसरे को फिर अलहदा रख लें, और उसका फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये भी वही सेम एक्सपोनेंट है 2 और 3, तो इसे भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे, ये आप अपने तौर पे कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट्स। इसके लिए उन्होंने टिप दी हुई है मल्टीप्लाई द इनसाइड्स। अगर दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हमने पहले देखा था जैसे वेरिएबल्स में भी, कि अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, या कोफिशिएंट या कोई भी कांस्टेंट भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, और उनकी अलग अलग पावर है लेकिन पावर सेम है, तो हम उनको होल पावर भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ये 8 रेज टू पावर ए है या 2 रेज टू पावर ए है, तो हम 8 × 2 की होल ए पावर भी ले सकते हैं। इसी तरह रूट में भी इसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं।
कि ये 8 का रूट है, ये 2 का रूट है, हम इसको 8 × 2 का होल रूट भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे ये। उसके बाद इसके जो इनर पार्ट है उसको आप आपस में मल्टीप्लाई करें, और फिर हम देख सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका ये रूट फिर कैंसिल आउट हो सकता है। जैसे ये 16 आया, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर अगर आप लेते हैं और ऊपर रूट है उसको 1/2 आप कंसीडर करके, 1/2 × 2 वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जस्ट 4 आ जाएगा। जब भी अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव इवन वैल्यू आएगी, तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि वो 2 पे डिवाइड हो रहा होता है, तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये एक शॉर्टकट था जो ऊपर इसमें लिखा हुआ भी है बुक में। अब इसी तरह वो कह रहे हैं कि जिस तरह आप मल्टीप्लिकेशन में इनको इकट्ठा कर सकते हैं, आप डिवीजन में भी इकट्ठा कर सकते हैं। क्या डिवीजन में अगर अलग-अलग रूट दिया हुआ है तो आप उसको होल का रूट भी कंसीडर कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको कैंसिल आउट करके, अगर कोई कटिंग हो रही है वो करके, तो जो भी एक्सप्रेशन आती है, अगर उसका पॉसिबल हो तो आप रूट या जो भी रूट की वैल्यू है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, उसके मुताबिक अगर वो सॉल्व हो सकता है तो मजीद आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जैसे ये कि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और डिवीजन भी हो रही है। अब क्योंकि हम अलग-अलग भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख चुके हैं कि हम उसको होल रूट ले सकते हैं, तो अगर ये इकट्ठा होगा तब भी हम इसका होल रूट कंसीडर कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करके, कटिंग करके जो आंसर आ रहा है वो आपके सामने है। अब इसमें यह है कि अगर हमारे पास होल रूट दिया हो तो हम उसको वापस इस तरह स्प्लिट भी कर सकते हैं, आप रिवर्स में भी जा सकते हैं इसके। तो ये दोनों डायरेक्शन में अगर हमें जो भी सिनेरियो या क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी, हम उसमें मूव करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कि ये कॉन्सेप्ट वही दोबारा रिवाइज के लिए, रिवीजन के लिए दिया हुआ है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट्स और डिवाइड स्क्वायर रूट्स। कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको आप इससे इकट्ठा होल रूट ले लें, और डिवीजन में भी आप होल रूट लेके उनको सॉल्व कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट्स, फैक्टर आउट स्क्वायर्स। कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है या सर एक आप से ये थोड़ा ज़्यादा। सा ऊपर करेंगे, जी जी। थोड़ा सा और ऊपर। तो ये जो एग्जाम्पल है जिसमें ये हमने रूट लिया हुआ है 27 3, सेकेंड एग्जाम्पल। जी जी, ये वाली। जी, तो सर ये 9 किस तरह आ रहा है, रूट 9? ये 3 से डिवाइड हुआ है ना, 27/3 जो है, इसको इन्होंने 3 का मल्टीपल है 27, तो इसलिए 3 1 3, और ऊपर 29 को 9 से जब किया है, 3 9 27 आ जाता है। कैंसिल आउट किया है ना 27 और 3 को। इसी तरह ये जो 15 × 12 है, ये वाला देख लें कि ये 5 1 5, और यहाँ पे 5 3 15, और 12 3 फिर 36 आ गया ये। और 36 क्योंकि 6 का स्क्वायर है, इसकी जगह 6 का स्क्वायर आ जाता है, जो कि फिर रूट है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 × 1/2। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट 6 बच जाएगा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी ये कॉन्सेप्ट कवर करें क्योंकि ये बड़े बेसिक सी चीज़ें हैं। तो अगर किसी को समझ ना आए वो बीच में रोक के बेशक पूछ लिया करें। सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट्स। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक से ज़्यादा स्क्वायर रूट्स हमें दिए हुए हों तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये दो हमारे पास रूट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा कि हम इनको होल रूट भी ले सकते हैं, कि होल रूट 6 × 12 और 6 × 2, और फिर उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें 6 × 2 तो वो 12 आ जाता है, ये चीज़।
और जो ऊपर हमने बात की थी कि हम सॉल्व करने के लिए इनको रिवर्स में भी जा सकते हैं, तो आप रिवर्स में इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए फिर आप देख सकते हैं कि जो भी रूट दिया हुआ है, अगर वो स्क्वायर रूट है तो आप देख लें कि इनर वैल्यू का कोई स्क्वायर आ सकता है या नहीं, उसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए। या अगर वो क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में देख सकते हैं कि वो अंदर वाली वैल्यू का कोई क्यूब आ सकता है या नहीं। जैसे अभी ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, तो इस 2 का स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है बाहर, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आप इसको 2 इंटू 3 का रूट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगेन ये जितनी भी सिंप्लीफिकेशन है या जितना भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इक्वेशन को, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको किस फॉर्म में आंसर डिमांड किया गया, या क्वेश्चंस के जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो किस फॉर्म में है। हो सकता है कि आंसर आपका यहीं तक हो, इसी फॉर्म में आंसर दिया हो क्वेश्चन में, तो आपने फिर इसका आगे मजीद 4 का रूट जो है इसको और मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट आपने क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है उनसे कंपेयर करके आपने आंसर सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, फिर ज़ाहिर है आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो फिर आपको एग्जैक्ट आंसर आप चूज कर सकते हैं उसमें। ये उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समराइज किया हुआ है कि हैव द स्क्वायर रूट ऑफ अ लार्ज नंबर और अ रूट दैट डजंट मैच एनी आंसर चॉइसेस, पुल स्क्वायर फैक्टर आउट ऑफ द नंबर अंडर द रेडिकल साइन। ठीक है, तो आप वही इसमें से भी फैक्टर्स, जैसे हमने पहले फैक्टर्स के बारे में काफ़ी डिस्कस किया कि हम सिंप्लीफाई करने के लिए हर चीज़ में से तकरीबन कॉमन फैक्टर ढूंढ के उसको फैक्टर्स निकालते हैं, उससे भी इक्वेशन सिंप्लीफाई होती है। अब देखने में ये 50 जो है, ये 25 इंटू 2 हम लिख सकते हैं, और 25 को फिर हम अगर अलहदा रूट लें उसका तो 5 आ जाता है। अब 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, तो 2 उसी तरह रहेगा। अगर आंसर में हमें कहीं पॉइंट में वैल्यू दी हुई है तो 2 का रूट भी फिर हम ले सकते हैं। अदरवाइज हम यहीं तक इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आप उसमें से अगर सिंपल रूट है तो आप परफेक्ट स्क्वेयर्स की वैल्यूज देखते हैं कि इसके अंदर से हम कोई भी ऐसी वैल्यू स्प्लिट आउट करें जो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर हो, और हम उसका रूट ख़त्म करके उसको बाहर लें। जैसे इसमें अब हमने ये कम्बिनेशन बनाया 25 इंटू 2, तो हमें पता है कि ये 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। इसी तरह ये 360 है, 360 को उन्होंने देख लें कि 36 इंटू 10 की है, तो 36 अब पता है हमें कि 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये चीज़ है कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा, तो आप कोशिश करेंगे कि आप उनको ब्रेक डाउन करते जाएं प्राइम नंबर तक। प्राइम नंबर्स हमने पढ़े थे, जो फैक्टर ट्री में भी हम देखते हैं कि हम फैक्टर निकालते हुए उस वक्त तक उसके फैक्टर्स निकालते रहते हैं जब तक कि हमारे तमाम ट्री के आर्म्स पे या वैल्यूज पे प्राइम नंबर्स ना आ जाए। तो जाहिर है ये 1 बाय 1 फैक्टर हम निकालते हैं, इसमें टाइम लगता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दिस मेथड इज लॉन्गर बट गारंटीड, कि इससे आप सिंप्लीफिकेशन लाजमी कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी नंबर ले लें, उसके किसी भी एक उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं मल्टीपल से, जो हमारे लिए उस टाइम इजी हो, कि उस पे हम जो भी टेबल लेके जा सकें। जैसे भी ये 2 का स्क्वायर इन्होंने डायरेक्ट लिखा है, आप इसको 4 इंटू 3 लिख सकते थे, और फिर 4 का स्क्वायर आपने इस तरह सिंप्लीफाई किया, फिर इनको अलग-अलग भी करके आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने जब भी उसको बस सॉल्व करना है, आपने कोशिश करनी है कि प्राइम नंबर्स पहले तो परफेक्ट स्क्वायर देखें, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर आप उसको कोशिश करें प्राइम नंबर्स की तरफ लेकर जाएं। प्राइम नंबर्स में डिवाइड करेंगे, फिर कोई ना कोई आपको परफेक्ट स्क्वायर भी मिल सकता है। अदरवाइज ये है कि वो सॉल्व होता जाएगा। जैसे ये फैक्टर 3 दिया हुआ है 360 का, तो हम 2 से स्टार्ट करते होते हैं फैक्टर ट्री को सिंपल। अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो हमें पता है कि वो 2 पे डिवाइड होती है,
तो एक हमें पेयर मिल जाता है 2 और 180 का। अगर यहाँ पे ऑड वैल्यू होती तो 2 से फिर हम आगे जाते, 3 को देखते, 3 के बाद 4 ज़ाहिर है फिर नहीं जाता, 4 के बाद 5 को देखते, और इस तरफ सो ऑन। वो जो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे डिविजिबिलिटी वाले, 1 से आई थिंक 10 11 डिजिट्स तक हमने पढ़े थे कि कौन सा नंबर किस पे डिवाइड हो सकता है, हम उसके शॉर्टकट हमने देखे थे। तो उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, उसके मुताबिक हम 2 से स्टार्ट करते हैं, और जो जो नंबर डिवाइड होना शुरू हो जाए फिर हम उसको आगे लेके चलते हैं। अब ये 180, 2 360, दोबारा फिर हमने 2 से देखा क्योंकि ये इवन है। तो जब तक ये इवन है हम इसको 2 से कर सकते हैं, लेकिन 90 पे जाके उन्होंने फौरन 9 पे इसलिए किया ताकि इसको ज़रा शॉर्ट रखें। अदरवाइज आप इसको यहाँ पे 2 लिखते तो ये 45 आ जाता है यहाँ पे। फिर आप उसको मज़ीद 5 से करेंगे डायरेक्ट, या 3 से कर सकते हैं 45 को। तो करते करते आपके पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी वो आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते जाएं, आपके पास लास्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन आपने देखा था कि आपके पास सेम आती है हमेशा, अगर आपने वो ठीक की हुई है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपने ठीक किया हुआ है, तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा एक ही आती है, आप चाहे किसी भी नंबर से उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हुए आए। आप ये इसको ये बता रहे हैं कि 360 का ये मल्टीपल बन सकता है। अगर आप इसको स्क्वायर रूट में अगर इस तरह लिखते हैं, तो अब इसमें जो जो पेयर बन रहे हैं आप उनको पेयर बना लें। ये 2 × 2 है, इसको 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और 3 × 3 है, इसका भी 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और इनका स्क्वायर रूट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इनके स्क्वायर से। इस 2 × 2 में से जस्ट 2 बचेगा, इस 3 × 3 में से जस्ट 3 बचेगा, और ये रूट का 10 बच जाएगा। तो इसका आंसर आप जस्ट सिंपली इस तरह लिख के इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 6 × √10 आ जाएगा। अब ये 360 काफ़ी बड़ा नंबर था, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढें तो हमें नॉर्मली याद नहीं होता। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि आप फौरन उसको फैक्टर ट्री पे ले जाएं, प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी कंप्लीट निकाल लें, और फिर उस प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए आप उसको सॉल्व कर लें। अगर अब किसी को ये फैक्टर ट्री वाला नहीं पता तो ये हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, तो उनमें काइंडली आप देख लें, या इस बुक के चैप्टर 1 2 को देख लें, तो उससे आप क्लियर हो जाएगा। और फैक्टर ट्री के तमाम आर्म्स पे ये देख लें कि ये प्राइम्स वैल्यूज जब तक नहीं आती उस वक्त तक हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। अब ये तमाम नंबर्स प्राइम्स हैं जो सर्कल हुए हुए हैं, अब ये मजीद किसी चीज़ पे डिवाइड नहीं होते, जस्ट वन या अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं, जब सारे आर्म्स पे प्राइम नंबर आ जाएं तो उनको जस्ट हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उस नंबर का। इसी तरह अब ये 96 है और ये 441 है, इन दोनों के भी आप फैक्टर ट्री बना लें अगर, क्योंकि देखने में डायरेक्ट हमें ये परफेक्ट स्क्वायर किसी चीज़ का नहीं मिल रहा, लेकिन आप इसका फैक्टर ट्री बना के इसी तरह आप प्राइम निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाएगी, और उसको फिर आप पेयर्स बना के कैंसिल आउट करके उसका रूट आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे आगे टॉपिक है ऐड और सब्ट्रैक्ट इनसाइड द रूट, कि अगर कोई दो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हूँ रूट के अंदर, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक वो हमें टिप दी हुई है कि आप ध्यान रखें कि जब भी हमने ऊपर जो बात की थी कि अगर दो सिंपल रूट्स हैं, आप इसी वैल्यू पे ले लें कि अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसे हम होल का रूट भी लिख देते हैं जो कंबाइन करते हैं, और हमने बात की थी कि इसको रिवर्स में भी आप लेके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तब, या डिवाइड हो रहे थे तब। डिवाइड के केस में भी हमने देखा था कि कोई चीज़ अगर डिवाइड हो रही हो तो हम होल का रूट उसका यूं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब बात हो रही है ऐड और सब्ट्रैक्ट की, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम इसका नहीं कर सकते कि आप इसको, ये जिस तरह टर्म है इसको आप इस तरह ब्रेक डाउन नहीं कर सकते कि अलग अलग रूट ले लें और सेंटर में एडिशन लिख दें। ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन के ही केस में हो सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने मेथड बताया।
वो मेथड ये है कि इसका जो भी अंदर एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है, आप उसको पहले सॉल्व कर लें, ये चीज। अब ये तो परफेक्ट रूट बन गया, इसका आंसर 5 आ गया। आगे देखते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू जिसमें हमारे पास परफेक्ट वो ना बने। ये एग्जांपल है। अब ये देख लें, 3 रेस्ट पावर 10 प्लस 3 रेस्ट पावर 11। अब ये किसी चीज का भी ऐड करके भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने ये कहा कि आप इसका कोई भी कॉमन फैक्टर ले लें, कि इसमें जो चीज़ कॉमन आ सकती। अब कॉमन में हमें पता है कि अगर दो बेसिस सेम है, उनकी एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर होगी दोनों में से वो हम टोटल कॉमन ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे 3 रेस्ट पावर 10 का मतलब है कि 3 जो है 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, और यहाँ पे उसका मतलब है कि 3 11 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें 11 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि उससे एक ज्यादा 3 है इसमें। तो आप अगर इसमें से 3 की रेस्ट पावर 10 कॉमन लें तो वो दोनों में मौजूद है, आप ले सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास जस्ट 1 बचता है। अगर आप 3 रेस्ट पावर 10 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, और दूसरी तरफ आपके पास 3 रेस्ट पावर 1 बच जाती है। क्योंकि यहाँ 11 पावर थी, 10 आपने कॉमन ले लिया तो एक 1 बच गया। तो जब आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर ना आ रहा हो तो आप उसके लिए ये मेथड भी यूज कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, कि आप उसमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जो भी फैक्टर कॉमन आ रहा हो वो आप उसमें से कॉमन लेंगे। फिर आप उसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि अब ये 1 और +3 को मजीद आप सॉल्व करें तो 3 रेस्ट पावर 10 इंटू ये 4 आ जाएगा। और 4 हमें पता है कि आप परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो 4 का रूट आप खत्म कर सकते हैं। वो 2 बन जाता है। आप इसको लिखो, और 2 का स्क्वायर। अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं, अब हमें पता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रूट कैंसिल हो सकता है। अब ये हमें पता है कि दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं, जैसे ये स्प्लिट हुई हुई है। मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था ना कि हम इसको होल में भी लिख सकते हैं और वापस रिवर्स में स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो आप इसको स्प्लिट करके लिखें, और इसका इस वाली टर्म का 2 का जो स्क्वायर है वो इस रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट जो है,3 रेस्ट पावर 10, और यहाँ पे 2 बच जाता है। आप इसको 2 को पहले भी लिख सकते हैं। अब अच्छा, इस केस में देख लें कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें रूट की वैल्यू पता है 1/2 होती है। अगर हम इसकी पावर्स को सॉल्व करना चाहें तो 10 रेस्ट पावर 10, और होल की पावर हम ले सकते हैं 1/2। तो ये 10 और 1/2 आपस में जब सॉल्व होंगे तो हमारे पास 3 की पावर बन जाएगी 5। ठीक है, 2 1 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, और ये 5 आ जाएगा। तो 3 रेस्ट पावर 5 जो है वो भी सॉल्व होता है। ये चीज़ उन्होंने लिखी है लास्ट में सिंप्लीफाई करके। अब 3 रेस्ट पावर 5 को आप मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर भी ला सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि हम अ, देखेंगे कि हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, तब तक हम उस शेप में लाने के लिए हम उसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉमन फैक्टर लेना, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं इसमें।
पहले ये चैप्टर यहीं तक था, जिसमें एक्सपोनेंट्स और रूट्स हमने देखे। अब जो इसके चेक योर स्किल्स के क्वेश्चन हैं उनकी उनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। और उसके बाद ये जो ड्रिल सेट्स दिए हुए हैं, इन ड्रिल सेट्स को लाजमी आपने अटेम्प्ट करना है, ताकि 100% आपके ये कॉन्सेप्ट जो है फिंगर टिप्स पे हो जाएं। हम इनको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम होता है, या आप अपने तौर पे करें। जिसको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो, नेक्स्ट क्लास में हम उसे डिस्कस करें, हम उसको मजीद पे डिटेल में एक्सप्लेन करके या डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रैक्शंस। वैसे तो पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स में हम फ्रैक्शंस को डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो डिस्कस हुए हुए हैं, उनको हम देखते हैं। रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग फ्रैक्शंस। मैनिपुलेटिंग का मतलब होता है कि उसको किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, या डिज़ायर फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए, या डिज़ायर पैटर्न में किसी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए मैनिपुलेटिंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करके किसी ऐसी शेप में लाना जिसमें हमें वो रिक्वायर्ड है आंसर, उसको मैनिपुलेटिंग कहते हैं। अब कुछ बेसिक्स हैं फ्रैक्शंस के जो कि वैसे हमें पता है कि फ्रैक्शन में दो टर्म्स होती हैं जो आपस में डिवाइड हो रही होती हैं। ऊपर वाली टर्म को हम न्यूमरेटर कहते हैं, दरमियान में हम फ्रैक्शन लाइन लगाते हैं, और नीचे वाली टर्म को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, जिसको हम इस तरह भी लिखते हैं, 3/4। इसके अलावा फ्रैक्शन हमें एक और चीज़ बताती है कि जो डिनोमिनेटर है ये हमें बता रहा होता है कि आपकी होल या टोटल वैल्यू क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन हमें एक परसेंटेज बता रही होती है कि आपके पास कितना हिस्सा या कितना पोर्शन मौजूद है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, ये जो नीचे एग्जांपल दी हुई है, इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो पाए डायग्राम दी हुई है कि ये एक पिज़्ज़ा है जिसकी कटिंग कुछ इस तरह हुई हुई है कि इसके 4 स्लाइसेस बने हैं। ठीक है, ये इसकी कटिंग इस तरह की है कि इसके 4 स्लाइसेस बने, और स्लाइसेस जो हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। अब किसी भी चीज़ को जब हम डिवाइड या स्प्लिट करते हैं, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ पीसेस होंगे वो बेसिकली हमें डिनोमिनेटर के बारे में बताते हैं कि वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, कि टोटल उसके पार्ट्स या पीसेस कितने हैं। तो इस सिनेरियो में इस पिज़्ज़े के टोटल 4 स्लाइसेस हैं, जो कि हमने बताया कि डिनोमिनेटर होगा। अब इसका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमें बताता है कि हमारे पास कितना उसका पोर्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिज़्ज़ा मैंने लिया, इसके 4 स्लाइसेस हुए, तो हमारे पास फ्रैक्शन में नीचे 4 आ गया। और अब अगर इसमें से मेरे से कोई ये पूछे कि आप मुझे ये बताएं कि आपने उस पिज़्ज़ा का कितना पोर्शन खाया है, अगर मैंने इस 4 स्लाइसेस में से 3 स्लाइसेस फॉर एग्जांपल खाए हैं, तो मैं उनको बताऊंगा न्यूमरेटर के मुताबिक कि ये 3/4 हिस्सा जो है वो मैंने खाया है। मतलब 3 बयान कर रहा है उस पोर्शन को जो मैंने खाया है। अगर मेरे से कोई ये पूछे कि आपने जो खाया उसके बाद लेफ्ट ओवर कितना बच गया, या बकाया आपके पास कितना रिमेनिंग है पिज़्ज़ा, तो इस सिनेरियो में वो 1 पीस है। तो उसमें भी टोटल स्लाइसेस हमें पता है, ज़ाहिर है 4 ही थे, जिसमें से 3 मैंने खा लिया और एक बच गया। तो अब लेफ्ट ओवर को बताने के लिए मैं इस तरह लिखूंगा कि 1/4 मेरा बच गया। ठीक है, तो 4 टोटल नंबर ऑफ पीसीज या पोर्शन बताता है, जो कि डिनोमिनेटर है। ठीक है, डिनोमिनेटर हमें हमेशा उसका टोटल बताता है कि नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, नंबर ऑफ पोर्शन कितने हैं, नंबर ऑफ स्लाइसेस कितने हैं। और ऊपर वाला परसेंटेज बताता है कि टोटल में से कितने परसेंट या टोटल में से कितने हिस्से आपकी वो वैल्यू है। वो अब जिस तरह इधर हमने 2 सिनेरियो ले लिए, एक लेफ्ट ओवर और एक कितने स्लाइसेस मैंने खाए उसका।
तो इस तरह डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो आप उसके मुताबिक न्यूमरेटर फिर फाइंड आउट करके लिखते हैं। तो फ्रैक्शन आपको ये बताता है। अब यहाँ पे भी वही पिज़्ज़ा की एग्जांपल ली हुई है, इसको हम भी मजीद नहीं पढ़ते। और फ्रैक्शन का मतलब जस्ट डिवाइड भी होता है। ये जिस तरह लिखा हुआ है, और इसमें एक और चीज़ के ज़रूरी नहीं कि इस तरह सिंगल सिंगल एक्सप्रेशन ही हो, वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, और मिक्सचर भी हो सकता है। तो जब भी ये फ्रैक्शन लाइन आएगी तो इसका मतलब है कि ये पूरी फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर में मौजूद है, एक्सप्रेशन सॉरी, वो डिनोमिनेटर वाली पूरी एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रही है। ठीक है, कोई एक टर्म अलग से डिवाइड नहीं हो रही, बल्कि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आपस में डिवाइड हो रही है। इसके बाद डिवीजन या फ्रैक्शन में एक चीज़ जो हमें बार बार बताई जा रही है इसमें भी और मैथ्स में भी होती है, कि कभी भी डिनोमिनेटर वाली टर्म कंप्लीट ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि फिर ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी के हवाले से हमसे जीआरई में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जिसमें आंसर या कैलकुलेशन में कोई चीज़ इन्फिनिटी की तरफ जा रही हो। ये हमने मैथ्स में इन्फिनिटी पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को अगर ज़ीरो से डिवाइड करें तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। हाँ, अगर न्यूमरेटर में भी आपका ज़ीरो है और डिनोमिनेटर में भी आपका ज़ीरो है, फिर तो ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर में आपके पास कोई भी वैल्यू और डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है। अगर इसका कोई केस हो तो फिर वो हमें हमारी आसानी के लिए इस तरह नॉट इक्वल टू ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो, इस तरह की कोई वैल्यूज हमें या हिंट दे देते हैं जीआरई में, कि फर्ज कर लें z इज ग्रेटर देन ज़ीरो। z इज ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये है कि z कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, आप नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। तो इस तरह के हिंट क्वेश्चन में दिए होंगे, वो जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा। फिलहाल यही है कि कोई भी डिनोमिनेटर वाली टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती। अच्छा, अब एक्सप्रेशन जो फ्रैक्शन है, इसमें एक और चीज़ है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हुए अगर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी बड़ी है। अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर डिफरेंट है, तो अगर वो पिज़्ज़ा वाली एग्जांपल ही आप ले लें, अगर फर्ज कर लें कि ये तीन डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं जो एक ही पिज़्ज़ा को डिफाइन कर रही हैं, तो ये पहले केस में जिसका बताया था कि तीन स्लाइसेस मैंने खाए चार में से, तो इसको हमने 3/4 लिखा। दूसरे केस में दो स्लाइसेस मैंने खाए, इसे हम 2/4 लिख सकते हैं, उसी पिज्जे को। और तीसरे केस में जस्ट मैंने अगर वन स्लाइस खाया तो उसे हम 1/4 लिख सकते हैं। अब हम ये वो बता रहे हैं फ्रैक्शन कि मैंने कितने स्लाइसेस खाए हैं। तो जिस केस में मैंने सबसे ज्यादा स्लाइसेस खाए हैं, जाहिर है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो ये 3/4 में मैंने थ्री स्लाइसेस मैक्सिमम खाए हैं, तो ये फ्रैक्शन हमेशा बड़ी होगी। मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर आपके सेम है, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। आगे ये क्वेश्चन में भी आएगी कि जब भी हमारे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इक्वल हो तो हम न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी होगी। इसी तरह दूसरी सिनेरियो में अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो लेकिन न्यूमरेटर सेम हो, तो तब भी हम बता सकते हैं। अब अगर पिज़्ज़ा की एग्जांपल ही आप यहाँ पे लेते हैं, तो अब डिनोमिनेटर डिफरेंट का मतलब ये है कि उस पिज़्ज़ा के स्लाइसेस जो टोटल स्लाइसेस हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, अब थ्री, आप सिर्फ अगर डिनोमिनेटर को देखें, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि फोर फोर और फोर था, तो मतलब कि एक ही साइज का पिज़्ज़ा था और उसके टोटल फोर फोर स्लाइसेस थे। ठीक है, तो जाहिर है अगर स्लाइसेस इक्वल हैं टोटल, तो स्लाइसेस का साइज भी इक्वल है। लेकिन यहाँ पे अब
पिज़्ज़ा तो एक ही था, लेकिन उसके नंबर ऑफ स्लाइसेस जो है, टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस वो डिफरेंट है। कि एक केस में उसकी कटिंग ऐसे की गई कि उसके स्लाइसेस 6 बनाए, एक में उसके स्लाइसेस 7 बनाए, एक में उसके स्लाइसेस 8 बनाए। अब तीनों केसेस में नंबर ऑफ स्लाइसेस जो खाए गए वो 3 ही हैं, सेम है। लेकिन अब जो टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस हैं वो डिफरेंट हैं। वो हमें ये बता रहे हैं कि स्लाइसेस का साइज चेंज हो गया। पिज़्ज़े का साइज तो वही था, लेकिन स्लाइसेस का साइज चेंज हो गया। अब जिसमें ज़्यादा स्लाइसेस हैं उसमें ज़ाहिर है स्लाइस का साइज जो है वो छोटा होगा। जब आप एक चीज़ को ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, बजाय इसके कि उसके कम टुकड़े करें जो कि बड़े साइज में होंगे। तो अब ये 3/6 देख लें, इसमें सिर्फ 6 स्लाइसेस हैं। इसमें 7 है सेंटर वाली में, और उससे नेक्स्ट वाली में 8 है। तो 8 वाली में जो स्लाइसेस का साइज है वो बहुत छोटा है। तो इसमें अगर हमने 3 स्लाइसेस खाए हैं तो इसका मतलब है कि हमने सबसे कम पिज़्ज़ा खाया है इसमें। जिसमें स्लाइसेस का साइज बड़ा होगा उसमें हमने सबसे ज्यादा पिज़्ज़ा खाया होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है ना। अब इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, आप में से कोई बता सकता है? फर्स्ट वाली से, क्योंकि हमने पीसीस कम सिक्स में हो से थ्री वो खाए। ज्यादा होगा। डी फर्स्ट वाली होगी, क्योंकि उसमें डायग्राम से भी हमें नजर आ रहा है कि इसमें हमने हाफ पिज़्ज़ा कंज्यूम किया, हाफ पिज़्ज़ा खा लिया, क्योंकि स्लाइसेस का साइज बड़ा था तो हमने इसमें ज्यादा पिज़्ज़ा खाया। हालांकि लास्ट वाली में देख लें 3/8 है, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, मतलब उसमें स्लाइसेस सबसे ज्यादा है होल में। लेकिन उनका साइज छोटा होने की वजह से हमने जो टोटल क्वांटिटी या वॉल्यूम में जो पिज़्ज़ा खाया है वो सबसे कम है। तो ये चीज़ आपने आगे इक्वेशंस या सॉल्व आउट करने के लिए फ्रैक्शंस में याद रखनी है। दो कॉन्सेप्ट, एक द लार्जर द न्यूमरेटर द लार्जर द फ्रैक्शन। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो, जो कि ये हमने देखा था। और दूसरी चीज, द लार्जर द डिनोमिनेटर द स्मॉलर द फ्रैक्शन। ठीक है, कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा तो वो फ्रैक्शन छोटी होती जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब ये 4/4 जैसा आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताया उन्होंने कि अगर आप टोटल 4 ही स्लाइसेस थे और 4 ही आपने खा लिए, और आपसे पूछा गया कि आपने कितना परसेंट या कितना पोर्शन कंज्यूम किया है, तो वो आप बता सकते हैं कि 1। 1 का मतलब ये है कि कंप्लीट आपने 1 यूनिट कंज्यूम कर लिया है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट चीज ये दी गई है। अ, एक फ्रैक्शन में कॉन्सेप्ट आता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी को पता है तो एक्सप्लेन कर दें। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसके अंदर हमारे पास लास्ट में प्राइम नंबर आ रहा होता है, और जो इम्प्रॉपर होती है उसके अंदर हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में इस तरह से आ रही होती है। अच्छा, इसका सिंपल सी जो रूल है वो ये है कि अगर तो आपका डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, अगर डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो ये 5/4 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको जस्ट उन्होंने अभी बताया कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस 4 थे, और आपने अगर वही कंजम्पशन की बात की कि कितने आपने उसमें से खाए, तो वो 5 हो गए। अब ये 5 हमें ये बता रहा है कि 4 स्लाइसेस वाला एक पिज़्ज़ा नहीं था, फिर एक से ज़्यादा पिज़्ज़ा होंगे तभी हम 5 स्लाइसेस खा सके ना 4 में से। तो इसका मतलब है कि एक हमने पिज़्ज़ा पूरा खा लिया, और सेकंड उसी तरह का सेम पिज़्ज़ा जिसके 4 स्लाइसेस है उसमें से भी हमने एक स्लाइस खाया है। ठीक है, 1 यूनिट हमने पूरा कंज्यूम किया, प्लस दूसरे पिज़्ज़े में से हमने एक स्लाइस मजीद खाया है जो ये शो हो रहा है।
तो +1/4 हमने उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये लिखा। ये चीज समझ आती है सबको? जी सर। चलें ठीक है। अब 1 + 1/4, अब ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया, जिसका हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व आउट भी कर सकते हैं, जो कि अगेन यही आंसर आता है एलसीएम लेके। अब इसका मतलब यही है कि 1 होल यूनिट प्लस 1/4 ऑफ अनदर यूनिट। ठीक है, अब नीचे उन्होंने इसी चीज को बताया गया कि आप इसको जो ये ऐड करके लिख रहे हैं, इसको आप इस तरह मल्टीप्लाई में या होल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बेसिकली उन्होंने यहाँ मल्टीप्लाई कहा है, लेकिन एडिशन को डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इस तरह लिखना हमारे लिए कंफ्यूजिंग है कि अभी ये चीज़ ऐड हो रही थी तो इसको मल्टीप्लाई कैसे लिखा। तो इसको अगर आप डिवाइड करके देखें 5/4 को, जो हम सिंपल डिवीजन करते हैं, तो 4 1 4 और रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है 1। अब इसको हम अगर होल फॉर्म में लिखें जिस तरह मैथ्स में पढ़ते आए हैं, तो वो हमें पता है कि 1/4 भी लिख सकते हैं ना इसको इस तरह। जी ये चीज यस। सब, ये क्लियर है ना सबको? वो इसी चीज को बयान कर रहे हैं कि आप ये जो एडिशन में चीज है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे बैक एंड पे ये वाली डिवीजन है कि आप इस तरह डिवाइड करते हैं, जब रिमाइंडर आपके पास बच जाता है तो आप इसको इस तरह होल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इस होल फॉर्म को फिर आप इस तरह भी हम सॉल्व आउट करते थे अपनी हायर क्लासेस में। तो इसका का आंसर भी लाते थे कि ये 4 मल्टीप्लाई होता था इस 1 से, और फिर ये 1 जो है उसमें ऐड होता था, तो 4 1 4 प्लस 1 5/4 आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये इसी 5/4 को आप 1 1 + 1/4 भी लिख सकते हैं, और 1 × 1/4 भी लिख सकते हैं। और ये इन्होंने आगे बताया हुआ है इसके हवाले से कि ये एक अकेला केस है जिसमें आप दो थिंग्स आपस में एक दूसरे के करीब लिख के उनको बयान कर रहे होते हैं कि वो ऐड भी हो सकती हैं। अदरवाइज ये हमारे लिए कंफ्यूजिंग है कि यहाँ एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ मल्टी ऐड हो रही है और यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये सेम कैसे हो सकती है। ठीक है, तो ये जस्ट दो पोर्शन असल में ऐड हो रहे हैं। अब जब ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इससे हम इनकी फ्रैक्शंस भी बना सकते हैं या इनको मजीद सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी लास्ट 1 2 मिनट हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को एंड कर देंगे 1 मिनट तक, और नेक्स्ट जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज हम वो कैब डिस्कस नहीं कर सके। सर यामीन ने भी बताया नहीं, मुझे आज याद नहीं रहा, तो टाइम सर गुजर गया। कोई बात नहीं सर, आप कर ले। कल से वो आप सर आगे बताइएगा फ्लो में चल रहे 40 थे। जी 45 पे बता दीजिएगा, ताकि फिर हम डेली जो है ना उसको भी लेके चलें। श्योर श्योर। बाकी अगर जी किसी का चलो कोई ठीक क्वेश्चन है। नहीं है तो फिर हम एंड कर देते हैं। चले मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मीटिंग में एंड करने लगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो स्लैक पे आप पूछ लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। ओके सर, अल्लाह हाफिज।